नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज एक बार फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत और चीन के रिश्तों की कहानी पर। आज हम बात करेंगे। और क्या अब ऐसा लगता है कि अब देश जो आपस में लड़ाई होगी वो साइबर स्पेस में ज्यादा होगी? क्यों चीन दूसरे देशों के साइबर स्पेस में घुसकर उनके महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की ताक में लगा है? क्यों जरूरी है कि हम अपने एविएशन, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, फाइनेंस, बैंकिंग, सभी जरूरी सेवाओं के जो आईटी सिस्टम है उसको दुश्मन के साइबर हमलों से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें करें, उपाय करें? और साथ ही डिप्लोमेटिक लेवल पर अगर बात करें तो गलवान के बाद जो जून 2020 में गलवान में संघर्ष हुआ, उसके बाद ऐसा क्यों देखा गया कि भारत में कई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले हुए? और ये कितना संभव है कि चीन भारत की सीमा पर आंखें दिखाए, झड़प करे और हम उससे आर्थिक और डिप्लोमेटिक संबंध बनाए रखें, सामान्य संबंध हो? तो ऐसे में हम कितनी ये मुमकिन है कि जो चीन है वो सीमा पर हमसे संबंध अच्छे ना रखे, झड़प करे, आंखें दिखाए और वो ये उम्मीद करे कि डिप्लोमेटिक संबंध सामान्य हो, ट्रेड रिलेशन सामान्य हो? जाहिर तौर पर ऐसा संभव नहीं होता। इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ रंजीत जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रंजीत कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो रंजीत जी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स के डिप्लोमेटिक एडिटर रह चुके हैं। रंजीत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि मुंबई पर जो साइबर अटैक हुआ, साइबर हमला हुआ, जिसमें कि कहा जाता है कि बिजली कई घंटों तक ठप रही, कई इलाकों में पूरे दिन के लिए भी रही, उसका रेलवे पर असर पड़ा, वहाँ के इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका असर पड़ा, हेल्थ पर सीधा सीधा असर पड़ा। तो ऐसे में अब क्या लगता है कि जो लड़ाई हैं दो देशों के बीच में है वो ज्यादा साइबर स्पेस में लड़ी जा रही हैं और चीन कहीं ना कहीं दूसरे देशों को उनके साइबर स्पेस में घुसकर एक सबक सिखाने की कोशिश में लगा है, ताक में लगा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की ताक में लगा है? देखिए, विज्ञान और तकनीक के आधुनिक युग के मौजूदा दौर में जो बड़े देश हैं वो युद्ध की नई नई तकनीक हासिल कर रहे हैं। ऐसी तकनीक हासिल कर रहे हैं जिससे वो दुश्मन देश की सारी जनजीवन को तबाह कर सकते हैं, पंगु कर सकते हैं। इसमें चीन जिस तरह से साइबर वारफेयर की टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है, ये अगली पीढ़ी की युद्ध तकनीक कह सकते हैं, इसे नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जिसमें चीन पारंगत होने की कोशिश कर रहा है। चीन की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसने साइबर बैरियर्स खड़े किए हैं, साइबर योद्धाओं की टीम खड़ी कर दी है, ताकि जिस देश के साथ तनाव का माहौल बने उस देश को सबक सिखाने के लिए उस पर साइबर हमले किए जाएं। देखिए, साइबर हमले जो होते हैं वो अदृश्य होते हैं, उसका स्रोत पता नहीं चलता है। स्रोत काफी बाद में पता चलता है, लेकिन जब पता चलता है उसके पहले जो प्रतिद्वंदी देश है उनका काफी नुकसान हो चुका होता है। देखिए, चीन ने जिस तरह से पिछले साल अक्टूबर में मुंबई शहर पर हमला किया, साइबर हमला किया, उसने एक बानगी दिखाई अपनी तकनीक की क्षमता की कि यदि चीन के साथ तनाव और बढ़ाया तो चीन किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो साइबर वारफेयर की टेक्नोलॉजी है वो नेक्स्ट जनरेशन की वारफेयर टेक्नोलॉजी है। इसमें दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ती। दो देशों के बीच जब युद्ध होता है तो दिखाई नहीं पड़ता। ये जमीनी या हवाई युद्ध नहीं होते बल्कि अदृश्य युद्ध होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम्स के जरिए उनके तंत्र में घुसपैठ करके हमले किए जाते हैं। उनके जो मौलिक कोड्स होते हैं उसके भीतर घुसपैठ करके उसमें कीटाणुओं को घुसा करके, मैलवेयर घुसा करके उन्हें डिस्टर्ब कर दिया जाता है और पूरी तंत्र को तबाह कर दिया जाता है। तो ये जो साइबर वारफेयर की टेक्नोलॉजी है, चीन इसमें पारंगत होता जा रहा है। इसी की बानगी पिछले साल 13 अक्टूबर को मुंबई पर साइबर अटैक करके चीन ने दिखाई थी कि वह भारत को किस तरह से तबाह कर सकता है। देखिए, पूर्वी लद्दाख के जो सीमांत क्षेत्र हैं जहां पर चीन की सेना ने अतिक्रमण किया हुआ है, 1 साल से अधिक वक्त बीत चुके हैं। भारत की सेना जो है चीन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। भारत का राजनीतिक नेतृत्व चीन के सामने झुकने को तैयार नहीं।
तो चीन अब सैनिक तरीके से नहीं बल्कि साइबर तकनीक के जरिए भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बानगी चीन बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा है। जी, तो एक तरह से हमारे साइबर स्पेस के ज़रिए चीन लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कई बार लगातार इस तरह के मैलवेयर हमारे सिस्टम में घुसा दिए जाते हैं, जिस तरह से मुंबई पर साइबर हमले की आपने बात की। तो ज़ाहिर तौर पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे उपाय करें कि हम अपने एविएशन सेक्टर को सेफ रख सकें, रेलवे को सेफ रख सकें, फाइनेंस है, बैंकिंग है, उनके जितने भी आईटी सिस्टम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े उनका जो सिस्टम है, उसको साइबर हमलों से बचाने के लिए नेशनल लेवल पर तैयारियां होनी चाहिए। जाहिर तौर पर इस तरह की तैयारियों के लिए हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, वो भी अब अलर्ट पर होंगी। देखिए, जब भी साइबर हमले होते हैं तो वो केवल सैनिक तंत्रों पर हमले नहीं होते, नागरिक ढांचागत सुविधाओं पर भी हमले होते हैं। तो पूरे देश की जितने भी कंप्यूटर प्रणालियां हैं, जितने भी कंप्यूटर तंत्र हैं, उनके अंदर घुसपैठ करने से रोकने के लिए हर देश को देश के विभागीय जो कंप्यूटर तंत्र हैं, उन्हें एक फायरवॉल बनाना होता है। एक फायरवॉल बना करके दुश्मन के साइबर हमलों को रोकने की कोशिश की जाती है, जिसके जरिए वो अपना बचाव करते हैं। देखिए, इसके लिए एक समग्र राष्ट्रीय नीति की ज़रूरत है, एक समग्र राष्ट्रीय तैयारी की ज़रूरत है, जो भारत में की जा रही है। 2 साल पहले भारत की सेनाओं के लिए एक तीनों सेनाओं के लिए एक साझा डिफेंस साइबर एजेंसी की स्थापना की गई है। डिफेंस साइबर एजेंसी तीनों सेनाओं की एक सम्मिलित व्यवस्था है, जो आपस में मिल करके तीनों सेनाओं की सैन्य प्रणालियों को साइबर हमलों से बचाने के लिए रणनीति अपनाते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि ये जो डिफेंस साइबर एजेंसी है कि क्या केवल वह सैन्य प्रणालियों के बचाव के लिए ही काम कर रही है, या जो देश की जो नागरिक ढांचागत सुविधाएं हैं उनकी बचाव में भी इनकी भूमिका क्या होगी, ये देखना होगा। क्योंकि भारत पर जब भी साइबर हमले होंगे तो केवल सैनिक प्रणालियों पर हमले नहीं होंगे, बल्कि नागरिक ढांचागत सुविधाओं पर हमले होंगे। जैसे सिविल एविएशन सेक्टर है, हवाई जहाज़ों की उड़ान की जो परिवहन व्यवस्था है, जो ट्रेनों की जो परिवहन व्यवस्था है, यदि उनकी कंप्यूटर प्रणालियों पर हमला कर दिया जाए, उनकी कंप्यूटर प्रणालियों में कीटाणुओं को घुसा दिया जाए, तो सारी व्यवस्थाएं ठप हो सकती हैं, पूरे देश का जनजीवन ठप हो सकता है। तो और पूरा देश जो है, राजनीतिक जो नेतृत्व है उसका मनोबल तोड़ा जा सकता है। तो इस तरह साइबर हमले से किसी भी देश को झुकाया जा सकता है, उसे झुकने को मजबूर किया जा सकता है। ये जो अदृश्य तकनीक हासिल की जा रही है, चीन की सेना इसमें पारंगत होने की कोशिश कर रही है, और चीन की इन तैयारियों के जवाब में भारत को भी जवाबी तैयारी करनी होगी। भारत ने हालांकि डिफेंस साइबर एजेंसी की स्थापना तो की है, लेकिन भारतीय जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं वो मांग कर रहे हैं कि भारत को इससे भी आगे जाना होगा और एक नेशनल साइबर कमांड की स्थापना करनी होगी, ताकि न केवल सेनाओं का कंप्यूटर तंत्र बल्कि नागरिक सुविधाओं का कंप्यूटर तंत्र, जैसे बैंकिंग सुविधाएं हैं, बैंकिंग तंत्र है, जो देश की परिवहन प्रणालियां हैं, जो पाइपलाइन की प्रणालियां हैं, जो देश के अन्य क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नोड्स हैं, उन सभी को बचाने के लिए एक समग्र राष्ट्रीय रणनीति अपनानी होगी। और तभी हम पूरे देश के लिए एक ऐसा फायरवॉल खड़ी कर सकते हैं तो दुश्मन के साइबर हमलों से बचाव कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो जिस तरह आपने अपनी किताब में भी ये ज़िक्र किया कि ड्रैगन ने हाथी को क्यों डसा, भारत और चीन रिश्तों की कहानी, जिसमें आपने ये ज़िक्र किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में रिकॉर्डेड फ्यूचर्स के हवाले से ये कहा गया था कि अक्टूबर 2020 में जो मुंबई पर साइबर हमला हुआ था, वो चीन ने एक तरह से एक मैसेज किया था इनडायरेक्ट कि अगर अ, अ, भारत ने पूर्वी लद्दाख के सीमांत इलाकों में जरूरत से ज्यादा हिम्मत दिखाई तो उसको नतीजे झेलने पड़ सकते हैं, और किस तरह से दुश्मन देश के बिजली तंत्र या उनके सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणालियों में मैलवेयर घुसाकर जिस तरह आपने कहा कि जनजीवन को अस्त व्यस्त किया जा सकता है। और ये भी पता चला था कि मुंबई साइबर अटैक में कि जो वहाँ के राज्य के जो लोड डिस्पैच सेंटर के सर्वर से मैलवेयर को घुसाया गया था। तो इस तरह के जो ये साइबर हमले होते हैं वो एक तरह से दूसरे देश को
चेतावनी देने की साइलेंटली कोशिश होते हैं, क्योंकि इसमें आपको सीमा पर नहीं लड़ना, बॉर्डर पर नहीं लड़ना, लेकिन एक कवर्ड वॉर चलती रहती है। जी जी। देखिए, पिछले साल 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी पर जिस तरह से भारत और चीन के सैनिकों के बीच लड़ाई हुई, चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पीठ पर वार किया और उसके बाद जिस तरह से पलट करके भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को लहूलुहान किया, उन्हें वापस जाने को मजबूर किया और चीन की सेना को जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, उसी के जवाब में चीन की सेना ने, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को जो साइबर बैरियर्स हैं, भारत के नागरिक ठिकानों पर के जो सुरक्षा कंप्यूटर तंत्र हैं, उन पर हमले करने शुरू किए। कई हजार हमले देखे गए कि वहाँ चीन की ओर से हो रहे हैं और उनमें सबसे बड़ा हमला था 13 अक्टूबर को, पिछले साल 13 अक्टूबर को मुंबई के जो परिवहन व्यवस्थाएं हैं, जो लोकल ट्रेन्स हैं, जो बिजली की सप्लाई व्यवस्था है, उन सभी के कंप्यूटर प्रणालियों में घुसपैठ कर ली और उन्हें अस्त व्यस्त कर दिया, जिससे बम्बई का पूरा जनजीवन उस दिन ठप हो गया था। तो ये एक बानगी दिखाई थी कि न केवल मुंबई बल्कि वो पूरे देश पर चीन के साइबर वॉरियर्स, जो साइबर योद्धा हैं, साइबर लड़ाकू सैनिक हैं, वो भारत को किस तरह से तबाह कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कई जिस तरह रूस का भी आपने जिक्र किया कि रूस और अमेरिका के बीच भी इस तरह के साइबर वॉर्स देखी गई हैं, जिक्र आता है, बात होती है इसकी। तो आपस में जो अब दो देशों के बीच में लड़ाई होगी वो साइबर स्पेस में लड़ी जाएंगी, इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। देखिए, दो देशों के बीच लड़ाई यदि सेनाओं के बीच होती है तो उससे व्यापक विध्वंस होगा। दोनों देशों की न केवल ढांचागत सुविधाएं खत्म होंगी बल्कि व्यापक स्तर पर जनसंहार होगा, हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे, पूरा देश जल उठेगा। लेकिन सैनिक तरीके से लड़ाई के बदले यदि कंप्यूटर तंत्रों के जरिए लड़ाई की जाए तो मनुष्य नहीं मरेंगे बल्कि मनुष्य को चलाने वाली व्यवस्थाएं मरेंगी, और उनके जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया जाएगा, पूरे जनजीवन को पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। मनुष्य कहीं आगे पीछे घूमने के काबिल नहीं रह जाएगा, वो अपने घर तक सीमित रह जाएगा। उसके घर में न बिजली की सप्लाई होगी, न उसके बैंक चलेंगे, न हवाई जहाज चलेंगे, न ट्रेन चलेगी। तो इस तरह के हमले करके किसी भी देश को तबाह किया जा सकता है, उसको पंगु बनाया जा सकता है, उसे लाचार किया जा सकता है। इस हमले में मनुष्य नहीं मरेगा लेकिन मनुष्य की गतिविधियां खत्म हो जाएंगी और पूरा देश एक तरह से बैठ जाएगा, पूरी उसे झुकने को पूरे मजबूर होना पड़ेगा हमलावर देश के सामने। जी। और आपने ये भी जिक्र किया कि भारत के परमाणु घरों पर भी साइबर हमले हुए, कि जो साइबर पीस फाउंडेशन के हवाले से जो बताया गया कि भारत के बिजली सेक्टर के अलावा ऑयल रिफाइनरीज और परमाणु बिजली घरों में भी साइबर हमले किए गए, मैलवेयर घुसाए गए और चीनी इसमें से ये भी क्या आशंका जताई जा रही है कि हम जो इम्पोर्ट करते हैं इक्विपमेंट, पावर सेक्टर में जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है उसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है, कि कहीं उनमें भी इस तरह के मैलवेयर घुसाकर ही हमें नहीं दे दिए जाते हों। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था हाल के सालों में चीन की सप्लाई चेन पर काफ़ी अधिक निर्भर होती जा रही है। भारत का जो बिजली सेक्टर है, बिजली सेक्टर के जो उपकरण होते हैं वो चीन से आयात किए जा रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो कम्युनिकेशन सेक्टर हैं उनके जो उपकरण हैं वो चीन से आयात किए जा रहे हैं। तो भारत के जो सुरक्षा हलकों में यही मानना है कि इन उपकरणों में ऐसे चिप लगा दिए जाते हैं जो हमारी कंप्यूटर प्रणाली को खत्म कर सकते हैं। उन्हें यदि दुश्मन देश हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके उसे एक्टिवेट कर दें, सक्रिय कर दें, तो हमारी जो कंप्यूटर प्रणालियां हैं, जो परमाणु बिजली घर हैं, जो वैमानिकी सेवाएं हैं और जो बिजली ऑयल पाइपलाइन की जो सेवाएं हैं उनको प्रभावित किया जा सकता है, उनको क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, उन्हें तबाह किया जा सकता है और इस तरह पूरा देश का जनजीवन ठप हो सकता है। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि चीन के जो साइबर वॉरियर्स हैं वे भारत के परमाणु बिजली घरों पर भी हमले करने लगे हैं। हालांकि भारत के परमाणु बिजली घरों में इतनी मजबूत फायरवॉल खड़ी कर दी गई है कि हमले कारगर नहीं होते, लेकिन चिंता की बात यही है कि यदि चीन द्वारा डाले गए कोई मैलवेयर
यदि किसी कंप्यूटर तंत्र में घुसने में सफल हो गए, कामयाब हो गए, तो किसी परमाणु बिजली घर में बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इससे देश को बड़ी तबाही हो सकती है, जनजीवन पूरा तबाह हो सकता है, लाखों लोग मारे जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है और इससे बचाव के लिए भारत की जो कंप्यूटर सुरक्षा प्रणाली है उसे और भी जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। जी, इसके अलावा जिस तरह आपने अपनी किताब में जिक्र किया कि अ, जो अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस है उसमें खबर छपी थी कि चीन सरकार द्वारा समर्थित एक डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो भारत के बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं उन पर इंटरनेट के जरिए नजर रखे हुए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे हमारे साइंटिस्ट हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जो बड़े नेता हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है। करीब करीब 10,000 लोग ऐसे हैं जिन पर चीनी फर्म ये नजर रखती है, जो कि ये फर्म डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि चीन से समर्थित है, चीन सरकार से समर्थित है। रंजीत जी। देखिए, जो आपने सही कहा, देखिए चीन की जो साइबर वार की जो पॉलिसी है वह न केवल प्रतिद्वंदी देश की ढांचागत सुविधाओं को अस्त-व्यस्त करने की पॉलिसी है, बल्कि प्रतिद्वंदी देश की जो प्रमुख हस्तियां हैं उनकी गतिविधियों पर निगाह रखने की भी रही है। एक तरह से जासूसी करने की रणनीति एक टेक्नोलॉजी जो है चीन के साइबर वॉरियर्स से हासिल कर रहे हैं, जिसके जरिए वो भारत की सभी अग्रणी हस्तियों पर, जो बड़े बड़े राजनेता हैं भारत के, बड़े जो व्यावसायिक हैं, उनकी गतिविधियों पर, उनके पर्सनल अकाउंट्स पर नजर रखी जा सकती है और इस तरह कभी भी उस देश की सुरक्षा तंत्र से समझौते करने को चीन के हैकर्स जो है मजबूर कर सकते हैं। तो न केवल एक तरह ढांचागत सुविधाओं पर हमले की योजना बनाते हैं, बल्कि भारत की अग्रणी हस्तियों की निजी जासूसी करने की भी रणनीति पर चीन के हैकर चल रहे हैं, जिसे चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बढ़ावा देती है, एक तरह से संरक्षण देती है और उनका संचालन करती है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से ये कवर्ड वॉर इसको कहा जा सकता है, हिडन वॉर, जिस तरह की चीन समर्थित बहुत सारी कंपनीज हैं जो जिनके जरिए ये होती है, जिनके नाम सामने आए हैं। ऐसी कई कंपनियां हैं जो चीन समर्थित हैं और डेटा से जुड़ी हैं और हैकिंग कर रही हैं या मैलवेयर घुसा रही हैं, या बहुत सारे इस तरह के साइबर अटैक्स में रैंसमवेयर का भी इस्तेमाल होता है। रिफाइनरीज पर अटैक कर दिए जाते हैं दूसरे देशों में। इंटरनेशनली भी इस तरह के कई मामले रंजीत जी सामने आते हैं, जिसमें कि चाहे अमेरिका की बात की, चाहे आपने रशिया की बात करी, चाहे भारत की बात हो रही है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस तरह के क्राइम हो रहे हैं और हो सकता है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हो ये साइबर अटैक। देखिए, अभी हाल के महीनों में जिस तरह से अमेरिका के प्रमुख उद्योगों पर साइबर हमले किए गए, उनका स्रोत रूस में देखा गया। पता चला कि रूस में ऐसे साइबर हैकर्स हैं, क्रिमिनल गैंग्स हैं जो साइबर हैकिंग करके दुश्मन जो हमलावर देश के सुरक्षा तंत्र पर, कंप्यूटर तंत्र पर घुसपैठ करके हमले करते हैं और उन्हें अस्त व्यस्त कर देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और फिर रैंसम की डिमांड करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मांग करते हैं। ऐसा ही अभी हाल में देखने में आया है जब रूस के साइबर हैकर्स ने अमेरिका के ऑयल पाइपलाइन पर हमला किया, उनमें घुसपैठ की और उन्हें ठप कर दिया। मजबूरन अमेरिका की उस कंपनी को रैंसम अमाउंट देने पड़े रूस के हैकरों को, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस तरह की जो साइबर वार की जो टेक्नोलॉजी है वो न केवल सरकारी एजेंसियों के पास अब है, बल्कि क्रिमिनल गैंग्स के पास भी अभी ये टेक्नोलॉजी हासिल होने जा रही है, जो किसी भी देश को, किसी भी बड़ी कंपनी को या मल्टीनेशनल कंपनी को ब्लैकमेल कर सकती हैं, उनसे लाखों करोड़ों रुपए की डिमांड कर सकती हैं। और एक बड़ी चिंता की बात है कि न केवल क्रिमिनल गैंग्स बल्कि यदि आतंकवादी गिरोहों के पास भी इस तरह की तकनीक हासिल हो जाए तो ये सारी दुनिया के लिए भारी चिंता का विषय होगा। बिल्कुल। स्टेट स्पॉन्सर्ड जो साइबर अटैक्स हैं उनकी हमने चर्चा की इस कार्यक्रम में, और इस तरह बात की कि किस तरह से हमें अपनी जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, चाहे एविएशन है, चाहे रेलवेज है, चाहे फाइनेंस है, बिजली है, बैंकिंग है, ज़रूरी सेवाएं हैं, इनके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम है, इन पर साइबर हमलों से बचाने के लिए
बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर उपाय करने की ज़रूरत है। अब ज़ाहिर तौर पर ऐसा दिखने लगा है कि जो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होते हैं, ये इस तरह से दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने की मंशा से किए जाते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की। और कई तरह के बातों का इसमें जिक्र किया गया, किस तरह से दूसरे देशों में जो महत्वपूर्ण पदों पर लोग हैं उन पर नजर रखी जाती है। और कई जो कंपनीज हैं उनके नाम इसमें सामने आए हैं पिछले दिनों में, कि किस तरह से चाइना की से जुड़ी, चीन से जो की सरकार से समर्थित जो बहुत सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, डेटा इंफॉर्मेशन कंपनी है, वो किस तरह से इन साइबर अटैक्स के लिए जिम्मेदार उन्हें माना जा रहा है, उनके नाम सामने आ रहे हैं। तो और साथ ही ये एक चर्चा ये भी चल पड़ी है कि जो हम पावर सेक्टर में जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनको भी उनकी खरीद चीन से की जाती है, तो उसको भी सप्लाई को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है, ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि उसमें इन इक्विपमेंट्स में पहले से ही मैलवेयर डाल दिए जाते हों। तो कई पहलुओं पर इस समय सरकार काम कर रही है और जाहिर तौर पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी इस पर नज़र है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी, विस्तार से आपने इस विषय पर हमसे बातचीत की और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव हमें समझाया, और किस तरह से चीन किस तरह के साइबर हमले कर रहा है दूसरे देशों पर, उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए, क्यों वो भारत को डराने की कोशिश करता है साइबर हमलों के जरिए। इस पर आपने विस्तार से हमें हमें जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया पूर्णिमा जी, इस रोचक चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।